हाँ तो बच्चों, आज राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार वाली जो किताब है उसका पहला पाठ शुरू करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। राजनीतिक विज्ञान के दो उपागम हैं, एक परंपरागत उपागम और एक आधुनिक उपागम। इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मानव जो जीवन है, इस जीवन के कई पक्ष होते हैं। जैसे मानव जीवन का धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। तो प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करने के लिए अलग अलग प्रकार के डिसिप्लिन हैं, अलग अलग प्रकार के विषय हैं। जैसे हमारे धार्मिक समस्याओं का निवारण करने के लिए धर्मशास्त्र उपलब्ध है, आर्थिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए इकोनॉमिक्स है, मानव अपने अतीत को जानने की कोशिश करता है तो उसके लिए हिस्ट्री, इतिहास विषय है, और उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करना चाहता है या राजनीतिक विषयों के ऊपर डिस्कशन करता है, तो निश्चित रूप से वह उसके लिए राजनीतिक विज्ञान उपयोगी रहता है। तो यहां हर जो सब्जेक्ट होता है उसके पीछे एक व्यक्ति विशेष के जो प्रयत्न हैं वो ज्यादा रहते हैं। इसलिए उस व्यक्ति विशेष को उस सब्जेक्ट का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जैसे हम सोशियोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो ऑगस्ट काम्टे को सोशियोलॉजी का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। फिलोसॉफी के बारे में हम सोचें तो सुकरात को फिलोसॉफी का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। उसी प्रकार से जो अरस्तु है, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यह है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, तो निश्चित रूप से यूनानी जो जाति है उन्हें राजनीतिक विज्ञान की जननी कहा जाता है। अब अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो अरस्तु ने बहुत ही, हम राजनीतिक विज्ञान को समझने से पहले अरस्तु के उस विचार का एक्सप्रेशन करेंगे जो उन्होंने कहा था। अरस्तु ने कहा था आज से 2500 साल पहले, अरस्तु को सिकंदर का गुरु माना जाता है। अरस्तु ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है। द मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है, वह समाज में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति यह दावा करे कि उसे समाज की आवश्यकता नहीं है तो या तो वह व्यक्ति शैतान है या फिर वो भगवान है। तो अरस्तु का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कथन की एक्सप्लेनेशन की जाए तो इसका मतलब यही है कि मनुष्य स्वभाव से समाज में ही रह सकता है, समाज के बिना उसका जीवन निरर्थक हो जाता है और समाज उसको अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सब फैसिलिटी, सब सुविधाएं प्रदान करता है।
अरस्तु ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करे उसे सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, तो वह व्यक्ति या तो शैतान होता है या भगवान होता है, क्योंकि जो शैतान प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो सिस्टम का विरोध करते हैं, और जो गॉड होते हैं उन्हें किसी सिस्टम की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ये जो कथन है, इसी कथन के आधार से अरस्तु को द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अब ये आता है कि साहब राजनीतिक विज्ञान की जननी किसे कहा जाए। तो सब लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की जो जननी है वो यूनानी जाति को कहा जाता है। अब सवाल यह है कि यूनानी जो जाति है इसी को क्यों? क्योंकि जो पूर्व की जो सभ्यताएं थी वो भी काफी महान थी, काफी प्राचीन थी। जैसे प्राचीन भारतीय सभ्यता में कई ऋषि मुनि हुए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या ग्रंथ लिखे थे। जैसे मनुस्मृति लिखी गई, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई, वेदव्यास के द्वारा शांति पर्व लिखा गया, शुक्र के द्वारा शुक्र नीति सार लिखा गया। और यहां भी क्या है कि राजनीतिक विचार लिखे गए थे। जैसे चाइना की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, तो वहां भी बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान हुए थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी। मगर इसके विपरीत एक्सपर्ट जो होते हैं वह यूनानी जो जाति है, इन्हें ही क्या है कि राजनीतिक विज्ञान की जननी वो लोग कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो यूनानी जो लोग थे, यूनानी जो थिंकर थे, भले प्लेटो हो, अरस्तु हो, सुकरात हो या सोफिस्ट हो, वो लोग शुद्ध आधार से राजनीतिक विषयों के ऊपर ही विचार व्यक्त करते थे। वो लिखते थे, उनके ग्रंथों में शुद्धता देखी जाती है। और अगर पूर्वी सभ्यताओं वाले धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए तो वो मिक्स आधार वाले हैं। उनमें धर्म के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ धर्म को जोड़ दिया गया। अंधविश्वास, जादू टोना, आर्थिक मामले, भौगोलिक मामले, यानी कहने का मतलब है कि पूर्वी सभ्यताओं वाले देशों के अगर ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से उनमें शुद्धता का अभाव है। मगर अगर यूनानी जो चिंतक हैं, जैसे सोफिस्ट हैं, प्लेटो था, अरस्तु था, और भी लोग थे, तो उनमें शुद्धता देखी गई। वो केवल और केवल राजनीतिक विषयों को ही प्राथमिकता देते थे। इसलिए क्या है कि यूनानी जो जाति है उसे राजनीतिक विज्ञान की जननी कहा जाता है। और अरस्तु के द्वारा एक लिखा गया जो ग्रंथ है द पॉलिटिक्स, वह राजनीतिक विज्ञान के लिए एक प्रमाणित और प्रथम ग्रंथ है। द पॉलिटिक्स का हम अध्ययन आपको तब कराएंगे जब आप BA पार्ट 3 में जाओगे। तो आप देखोगे कि आज से 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए कि उन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। अब राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए एक थोड़ा सा दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या है कि पति और पत्नी के संयोजन से एक फैमिली नामक की संस्था का गठन होता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कम होती है, पति पत्नी और उनके संतान। तो यहाँ जो परिवार के जो सदस्य जो होते हैं वह एक दूसरे के साथ रक्त के रिश्ते में बंधे होते हैं। रक्त का रिश्ता होने के कारण हर परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य का भला चाहता है। परिवार में बड़ों के द्वारा छोटों को वात्सल्य दिया जाता है। इसलिए परिवार का एक गुण होता है वात्सल्य।
अब जनसंख्या में अभिवृद्धि होती है, एक परिवार की जगह 10 परिवार, 10 की जगह 100 परिवार, 1000 परिवार उभर कर आते हैं, जिसे एक सोसाइटी, समाज का जन्म होता है कई परिवारों के संयोजन से। जो कि समाज में हर व्यक्ति का नॉन नहीं होता है, जानकार नहीं होता है, कई लोग होते हैं। तो यह मानव का स्वभाव है कि वह विकास करना चाहता है, दूसरों से आगे निकलना चाहता है। इसलिए क्या है कि समाज का जो गुण है वह प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता है। क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा क्या है कि नियम कायदों के अनुरूप नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति से दूर जाने के प्रत्येक व्यक्ति से आगे बढ़ने के लिए अपने हिसाब से वो रास्ते का चूज करता है। परिणाम यह होता है कि यहाँ एक अराजकता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति से आगे जाने के लिए हर प्रकार के जो हथकंडे हैं वो अपनाता है। परिणाम यह होता है कि मानव जाति के ऊपर संकट की स्थिति देखी जाती है। तब एक इस प्रकार की संस्था की आवश्यकता होती है जिसमें परिवार और समाज दोनों के गुण सन्निहित हों, और वह संस्था राज्य ही हो सकती है। तो राज्य में परिवार और समाज दोनों के गुण निहित होते हैं। राज्य अपनी प्रजा से प्रेम भी करता है और उन्हें संरक्षण भी देता है। राज्य कंपटीशन को निर्धारित करने के लिए नियम बनाता है, कायदे बनाता है, कानून बनाता है, और इन्हीं के दायरे में रहकर व्यक्ति को अपना विकास करना होता है। और संक्षेप में जो विषय राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के क्या कार्य हैं, या राज्य संबंधी जिन बातों का एक्सप्लेनेशन जिस विषय में किया जाता है, संक्षेप में हम उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, छोटी सी ये पृष्ठभूमि, मैंने थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताई है, और जो कल हमारी जो क्लास होगी उसमें बाकायदा राजनीतिक विज्ञान क्या है इसको हम दो हिसाब से एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला हम ये बताएंगे परंपरागत उपागम के हिसाब से, और दूसरा हम ये बताएंगे आधुनिक उपागम के हिसाब से। तो आप बुक खरीद लीजिए BL-FADIA की या पुखराज जैन की, या जो भी आपको अच्छी लगे, जिसकी भाषा शैली थोड़ी ठीक हो, समझ सको आप, वह आप खरीद लीजिए, कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए और ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते रहिए। धन्यवाद।